क्या? ओहो, अच्छा परेशान मत होइए भैया, अब तो जो होना था हो गया, क्या कर सकते हैं। पर ऐसा कैसे हो सकता है रोशन? अभी तक तो सब कुछ ठीक था, बाबूजी की हालत अचानक ऐसी कैसे हो गई? तू बस आ जा। मेरा आना जरूरी है क्या भैया? नहीं मतलब आप जानते हो ना, मेरी किस्मत, जहां जाऊं वहां चीजें बिगड़ जाती हैं। मेरे बिना काम नहीं हो पाएगा क्या? मेरे आसपास में आप बैठे रहे तो पता चला बात और बिगड़ गई। अरे तू छोटा है, सबसे लाडला है बाबूजी का, तू यहाँ रहेगा तो बाबूजी को हिम्मत बंधी रहेगी। उस 2 दिन की हिम्मत का बाबूजी क्या करेंगे भैया? 80 के बाद आया चक्कर, चक्कर नहीं मौत का फरमान होता है। खैर आपको जो समझ में आता है आप कीजिए, हम तो आपकी कहीं सुन रहे हैं। फिलहाल आप वहां हैं, मैं यहाँ मीटिंग में हूँ। पैसे की जरूरत पड़े तो बोलिएगा, मैं भिजवा दूंगा। बाकी देखता हूँ फ्लाइट की टिकट्स हो जाए बस। ये कहकर रोशन फोन रख देता है। सब ठीक तो है ना रोशन? बड़े घबराए हुए लग रहे हो तुम। वो बाबूजी की तबीयत। भैया नहीं रख पाए ना ख्याल, मुझे पता था। यहाँ वहां घूमकर अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख सकते हैं, पर अपने घर पर बैठे अपने बाप का ध्यान नहीं रख सके वो। हर वक्त तुम्हें फोन करने से क्या होगा? यहाँ विदेश में बैठे तुम क्या कर लोगे? अच्छा अब अपना जी खराब मत करो रोशन। 22 साल पहले। चाय लाएगी बहू के बाहर से मंगवा लूं? जी तो करता है बोल दो बाहर से मंगवा लीजिए सासू मां, पर अगर ये कह दिया तो उन्हें चाय का एग्जैक्ट दाम पता चल जाएगा। फिर शाम को जो देवर जी चाय पीने की टपरी पर जाते हैं वो भी बंद हो जाएगा। इन 10 दिनों में क्या क्या देखना पड़ रहा है भाभी। मुझे शादी के पहले ये सब बताया नहीं गया था। दिस इज रॉन्ग। मुझे पता होता कि यहाँ इस तरह रखा जाता है बहुओं को, सर पर पल्ला रखकर, तो मैं कभी यहाँ शादी होकर आती ही नहीं। अपनी ग्रेजुएशन छोड़ दी मैंने इस घर में आने के लिए। बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं तो यहाँ 16 साल की उम्र में आ गई थी, तब तो ये भी नहीं पता था कि बाप भाई के अलावा मर्द से कोई तीसरा रिश्ता भी हो सकता है। पर यहाँ आकर सब करना पड़ रहा है। अब तो शादी हो गई है डेजी, अब पछताने से कोई फायदा नहीं है। और वैसे भी माँ बाबूजी पुराने ख्यालातों के हैं, कुछ किया नहीं जा सकता। ये पकड़ो चाय, माँ को जाकर दे दो। डेजी चाय लेकर अपनी सास के सामने जाती है। तो सुन लिया था तूने? सुन लिया था माँ जी, पर मैं भगवान को दिया दिखा रही थी। देख रही हो सुजाता, इसे कहते हैं संस्कार मास्टर जी की बेटी। गुणी तो है ही। मैंने कहा था ऊंचे घर की लड़की को लाओगे तो संस्कार उसमें खुद ही रहेंगे। तभी कमरे से रोशन बाहर आता है। ठीक है डेजी, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। वैसे तो कहता है शादी के बाद लड़की की किस्मत खुल जाती है। भगवान करे तुम्हारे आने से मेरा प्रमोशन भी हो जाए। अरे बिल्कुल हो जाएगा बेटा। वैसे तेरा भाई विक्रम कहाँ है? उसे दुकान नहीं जाना क्या? सब्जी की थैली लिए दरवाजे से अंदर आता हुआ विक्रम कहता है। क्या दुकान जाऊंगा बाबूजी, कोई ना कोई झमेला लगा ही रहता है। मैंने लेडीज गारमेंट का काम शुरू किया तो सामने वाले ने लेडीज आइटम रखना शुरू कर दिया। अब मैंने सोचा कि बच्चों के कपड़े स्टॉक रख देता हूँ, शायद ग्राहक मेरी तरफ आए, तो उसने बच्चों का भी माल रख दिया। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे बेटा धंधे में ये चीजें तो होती रहती है, कभी कम कभी ज्यादा, ऐसे हिम्मत नहीं हारते। पर इस बार तो माल के पैसे आपसे लिए ना मैंने माँ, तो चुकाने की अलग टेंशन लगी हुई है। अरे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे मैं तेरे सर पर खड़ी हूँ पैसे लेने के लिए। हड़बड़ाने की कोई बात नहीं है, पैसे जुटे तो दे देना वरना मत देना। ये सुनते ही डेजी फौरन अपने कमरे में जाती है। उसके पीछे रोशन भी कमरे में जाता है। तुम्हें आगे की पढ़ाई करने के लिए पैसे नहीं मिल रहे, पर तुम्हारे भैया को बिजनेस करने के लिए पैसे आराम से मिल रहे हैं। ये क्या बात हुई? मुझे लगा कि 3-3 घर दिखाकर सिर्फ मेरे ही घर वालों के साथ धोखा किया गया है, पर यहाँ तो तुम्हारे साथ भी धोखा हो रहा है। वही तो सुन के मैं हैरान हूँ। भैया ने मुझे बताया था कि उनके काम में मदद किसी दोस्त ने की है। मतलब भैया का वो दोस्त कोई और नहीं, माँ है, जिन्होंने उन्हें 5 लाख की मदद की। 7 लाख में तो मेरा काम हो जाता। डिग्री ले लेता मैं तो बॉस के प्रमोशन के लिए इस तरह हाथ पैर तो नहीं जोड़ने पड़ते। मेरे मायके से भी कम दहेज नहीं आया था। मुझे लगता है सब मिलाकर माँ जी ने जेठ जी की मदद कर दी। मेरे आने से तुम्हारे भाग्य तो जाग ही गए थे, पर तुम्हारी माँ खुद तुम्हारा भाग्य सुलाने में लगी है। क्या करूँ उसका? ये था सुजाता का परिवार, जहाँ वो अपने 3 बेटे, बहुओं और पोते पोतियों के साथ रहती थी। एक दोपहर रोती हुई शेफाली स्कूल से आती है। अरे मेरा बच्चा क्या हुआ, रो क्यों रही है? किसी ने कुछ बोला क्या? रोने तो क्या करूं मम्मी, मैं कहा 3rd आती थी, आज हिंदी में 1 मार्क्स के लिए फेल होने से बची हूँ। ये सुनने की देर थी कि विनीता शेफाली पर थप्पड़ों की बरसात देती है। अरे छोड़ दे बहू, अब जान से मार देगी क्या उसको? बच्ची तो है और फेल थोड़ी ना हुई है, फेल होने से बच गई है।
तो आपको ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही कि फेल होने से बच गई आपकी पोती? कहा, मैंने सोचा था इस बार अगर फर्स्ट आ गई तो उसे स्कॉलरशिप मिल जाएगी, पर हमारी किस्मत में 2 पैसे जोड़ना लिखा ही कहाँ है? मेरी बात तो सुनो मम्मा, मैं तो पढ़ाई करती थी, पर आपको दिखता है ना घर में कितने सारे लोग हैं, हर वक्त टीवी चलती रहती है, मैं बिल्कुल नहीं पढ़ पाती। कभी पानी लाओ, कभी चाय, दादी का ये चलता ही रहता है। पता है मुझे शेफाली, सब पता है, पर क्या करूं मैं? किसी और को तो मार नहीं सकती, किसी और पर तो बस नहीं चलता ना मेरा। इस घर में तो बेटा इसीलिए तुझ पर हाथ उठा बैठी, कर्म फूट गए तेरी माँ के। सोचा था एक बीज पेट में पड़ गया है, कम से कम इससे तो अच्छी परवरिश दूंगी, पर नहीं ना, वहां न बाप का धंधा सही चल रहा है, ना यहाँ बेटी की पढ़ाई हो पा रही है। और इस तरह विनीता उस बीज को बो देती है जिसको बोने की कोशिश वो कई सालों से कर रही थी। बिना खाए पिए पूरे 2 दिन विनीता अपने कमरे में ही पड़ी रहती है। बिल्कुल इसी तरह अड़ी रहना तुम। मेरे बच्चों का भविष्य कोई मजाक है क्या? आज मुझे भी पढ़ने के लिए मुंबई भेज दिया होता पिताजी ने तो मैं भी रोशन की तरह अच्छी खासी तनख्वाह उठा रहा होता, पर नहीं, यहाँ धंधे पर बैठना पड़ रहा है। मैं अपने बच्चों को इस दिन से नहीं गुजरने दूंगा। सीमा के ससुराल के हालात बदल रहे थे। विनीता ने बात छेड़ ही दी थी तो कुछ दिनों में डेजी को भी बोलने का मौका मिल जाता है। मैं बेटा हूं, अगर मैं सामने जाकर ऐसा कुछ बोलूंगा तो सही नहीं लगेगा। अरे तुम बहू हो इस घर की, अगर भाभी अपने के लिए बोल सकती तो तुम क्यों नहीं? आगे जाकर तुम भी तो माँ बनोगी, अपने बच्चे के भविष्य की सोचो। बात तो मैं माँ जैसे करूंगी, पर बड़ी भाभी की तरह नहीं, सबके सामने बुरा नहीं बनना मुझे। कितना ड्रामा किया भाभी ने, क्या हुआ? भैया ने सभी के सामने मम्मी जी की ही साइड ले ली। इस ठंडे मक्खन को काटने के लिए छुरी को जरा गर्म करना ही सही होगा। एक सुबह डेजी अपनी सास के कमरे से होती हुई दरवाजे तक सिसकती आती है। अरे बहू क्या हुआ? ये डेजी रो रही थी क्या? सुजाता डेजी के पीछे घर के दरवाजे तक जाती है। क्या हुआ बहू, तू ठीक तो है? मुझे क्या होगा मम्मी जी, आप अंदर बैठी, मैं झाड़ू लगा के आती हूँ। रात को जब पवन छत पर जा रहा था तो डेजी पहले ही छत पर जाकर बैठ जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। अरे बहू बता क्या बात हुई? रोशन ने कुछ बोला क्या? मैं अभी उसे ठीक करता हूँ। इन्हें नौकरी से निकाल रहे पापा जी। ऑफिस वाले कह रहे 10 लाख की घूस दो, नहीं तो जॉब छोड़ दो। मैंने कहा इन्हें कहीं और नौकरी पता कीजिए, और इन्होंने किया भी, पर आजकल बिना नोटों के कुछ नहीं होता। बाहर से ये हंसते हुए दिख रहे, पर इनके मन की दशा ऐसी है। मेरे सुहाग को कुछ नहीं होना चाहिए पापा जी। हमारे कुएं के पास वाली जमीन है ना, वो एक बार बेचकर मुझे पैसे उधार दे दीजिए, मैं आपको सूद समेत लौटा दूंगी, ये मेरा वादा है। पैसे लेकर डेजी के साथ रोशन मुंबई शिफ्ट हो जाता है और अपनी आगे की पढ़ाई करने लग जाता है। यहाँ अपनी बेटी के भविष्य का हवाला देकर विनीता और विक्रम भी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और पवन और सुजाता के साथ रह जाते हैं मोहित और सीमा। ये खिड़की फिर तूने बंद कर दी रितिका, मेरा जी घुटता है। खिड़की मैंने नहीं, दादी माँ ने बंद की है मम्मी। किसी को सुननी नहीं इस घर में मेरी। अभी तबीयत खराब हो जाएगी तो पैसे निकलने लगेंगे। अपनी बहू की आवाज सुनकर कमरे से सुजाता बाहर आती है। ये तेरा घर नहीं है जो हुक्म चला रही है? खिड़की भलाई के लिए बंद की है। सुबह सुबह झाड़ू मेरा बेटा लगाता है, बेकार में खिड़की खुली रहेगी तो घर में मिट्टी हो जाएगी। पता है मुझे माँ जी की मिट्टी हो जाएगी, पर मिट्टी साफ हो सकती है। अरे ये नहीं तो मैं कर दूंगी, पर मेरी तबीयत बिगड़ गई तो इस घर का क्या होगा? एक टांग पर खड़ी रहकर काम करती हूँ मैं। आजकल बीपी कितना हाई रहता है मेरा। बंद खिड़की दरवाजों को देखकर बहुत ज्यादा घुटन होने लगती है। देख मुझे मत सुना, जल्द ही मेरा रोशन मुझे अपने साथ मुंबई ले जाएगा। तेरे पीछे बैठी नहीं रहूंगी मैं, फिर खोलती बंद करती रहना खिड़कियां। वो कहते हैं ना, जो बच्चे अपने पेरेंट्स के लिए सब कुछ छोड़कर उन्हें चुनते हैं अक्सर उन्हें ही नाकारा समझा जाने लगता है। ऐसा ही कुछ सीमा और मोहित के साथ हो रहा था। कुछ सालों बाद एक रात पूरा परिवार खाने के टेबल पर बैठा हुआ था। आज एक जान पहचान वाला बता रहा था कि रोशन विदेश चला गया। हाँ, तो इसमें हैरानी की क्या बात है, मुझे तो पता ही था। आपको पता था बाबूजी, आपने बताया नहीं? अरे सब तुझे ही बता दे क्या? एक वो है विदेश में बसने की सोच रहा है, एक तू है जो यहाँ से वहाँ काम ढूंढता रहता है। सोच बड़ी रखनी पड़ती है जी। आज सुबह विक्रम का फोन आया था, शेफाली पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई है। एक वो है और एक रितिका है जिसे स्कूल पास होना भी मुश्किल लगता है। हमारे तीनों बेटों में सबसे पीछे मोहित ही रह गया। रितिका ये सब देख रही थी, समझ रही थी। एक रोज रितिका इसके बारे में अपनी ट्यूशन की सहेली रमा से बात करती है। गलती तेरे पापा की है,
जो तुम्हारी और तुम्हारे भाई की ना सोचकर अपने पेरेंट्स की सोच रहा है। ये क्या बोल रही हो तुम? वो मेरे दादा दादी है। और तुम्हारे दादा दादी क्या तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं? उन्हें तो तुम्हारे पेरेंट्स के लिए थैंकफुल होना चाहिए कि अपने बच्चों की ना सोचकर उन्होंने उनके साथ रहने की ठानी। ऐसा ही कुछ मेरी बुआ के साथ भी हुआ था। बुआ जी ने शादी नहीं की सिर्फ इसलिए कि कल को भाभीियों के आने के बाद अगर भाई बदल गए तो। और वैसा ही हुआ। मेरे पापा तो फौरन सेपरेट हो गए, मेरे अंकल भी, और बुआ रह गई दादा दादी जी के पास। पर पता वो क्या कहते हैं, शादी क्यों नहीं की? अरे शादी करके चली जाती, हमें किस चीज की कमी थी। दुनिया ना बहुत अजीब हो गई है बहन। जो सब कुछ छोड़ देते अपनों के लिए, उनके पास आखिर में ना अपनों का प्यार बचता है ना पैसे, और सपनों को तो वो खाक कर ही चुके होते हैं। पर ऐसी गलती बच्चे कर सकते हैं, पेरेंट्स थोड़ी ना। और दादा दादी जी तो कितने समझदार हैं। असलियत उनको दिख नहीं रही है क्या? वैसे मैंने भी नोटिस किया है, दादू कई लोगों के सामने बड़े पापा और चाचू की तारीफ करते हैं, पर पापा की कभी नहीं। और ऐसा नहीं कि पापा कुछ बड़ा नहीं कर सकते थे, उन्हें बस दादी को छोड़ना नहीं था। तुम सही कह रही हो यार। मेरे कजिन्स जो दूर शहर में बैठे हैं, वो मेरी दादी को बड़े प्यारे लगते हैं, पर हम नहीं। दिन बीत रहे थे, बच्चे बड़े हो रहे थे। मोहित अपनी बेटी रितिका के लिए रिश्ते देख रहा था, पर कोई अच्छे घर का लड़का राजी नहीं हो रहा था। कमी रितिका में नहीं थी। कोई अच्छा लड़का राजी नहीं हो रहा, सभी को दहेज चाहिए। आप फिक्र मत कीजिए, हमारी बेटी पढ़ी लिखी है, खुद ही कोई लड़का ढूंढ लेगी। आप पता नहीं किस वर्ल्ड में रहते हैं मम्मी। शेफाली दी की शादी कब हुई? जब वो पढ़ने के लिए बाहर गई। वहाँ बड़े कॉलेज में उन्हें जीजू मिल गए। हमारे शहर में तो आवारा लड़के ही बचे हैं जिन्हें लाइफ में कुछ करना था, उन सब ने तो शहर छोड़ दिया। अरे करने वाले तो अपने शहर में भी बहुत कुछ कर लेते हैं बेटा। रमा ठीक कहती थी, परिवार का सोचने वालों की कहीं कदर नहीं रहती। काउंसलिंग में जब गवर्नमेंट कॉलेज मिला था मुझे, तब आपकी तबीयत बिगड़ गई थी मम्मी, और आपकी सोचकर मैं बाहर नहीं गई। एडमिशन में देरी होने के कारण मुझे यहीं एडमिशन करवाना पड़ा, और आज इस कारण अच्छा लड़का नहीं मिल रहा मुझे, और आप मुझे ही सुना रही हैं। अगर अपने शहर में रहकर सब कुछ हो सकता है, तो फिर पापा को दादी जो कहती है वो सही कहती है। पापा भी आलस के कारण ही आज तक यहाँ होंगे। गुस्से में सीमा रितिका पर हाथ उठाने जाती है, पर मोहित उसका हाथ पकड़ लेता है। मैं तेरे साथ गलत नहीं होने दूंगा बेटा, आ मेरे साथ। मोहित के पास बैठकर रितिका बहुत रोती है। आज मोहित को अपनी बेटी में खुद का चेहरा दिख रहा था। मुझे अच्छा बनता देख तू एक अच्छी बेटी तो बन गई, पर शायद मैं एक अच्छा बाप नहीं बन पाया रितिका। ना कभी तेरे दादा दादी की डांट से तुझे बचाया, ना कभी तेरी सराहना की। पर बेटा मैं तुझमें सिर्फ बड़ों के लिए रिस्पेक्ट पैदा करना चाहता था। बहुत रिस्पेक्ट है मेरे मन में बड़ों के लिए पापा, पर मुझे ये समझ में आ गया है कि जो अपने परिवार को छोड़कर प्रैक्टिकली खुद पर ध्यान देता है, बाद में परिवार वाले उसी के हो जाते हैं। जो इस घर में सभी ने आपके साथ किया, वो मेरे साथ भी हो रहा है। कभी कभी आंखों के पास की चीजें हमें दिखाई नहीं देती बेटा। तुझे जो करना है कर, मैं तेरे साथ हूँ। अपने माँ बाप के तानों के बीच पला मोहित अपने बच्चों के साथ अब ऐसा बिल्कुल नहीं होने देता। उन्हें किसी चीज की कमी नहीं होने देता। इतना क्यों कर रहे हैं आप अपनी बेटी के लिए? कल को ये ब्याह कर दूसरे घर में चली जाएगी, अपने बेटे की तो सोचिए। भरे हुए कुएं में एक लोटा पानी डालना बहुत आसान होता है सीमा, पर एक लोटा पानी एक खाली बाल्टी के लिए ज्यादा होता है। तुम्हारी तबीयत खराब थी ना पिछली रात, फिर भी तुम्हारा बेटा अपने दोस्तों के साथ क्लब गया, और यहाँ तुम्हारी बेटी सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिन रात तुम्हारे पास रहती है। मेरे पास जो भी है उस पर ज्यादा हक हमेशा मेरी रितिका का रहेगा। भले माँ बाबूजी ने मेरी कदर नहीं की, पर मैं वो गलती नहीं करूंगा, ना तुम्हें करने दूंगा। एक रोज अचानक पवन को चक्कर आ जाते हैं और वो लड़खड़ा जाता है। अब कैसे गिर गया जी? मैं अभी विक्रम को फोन लगाती हूँ, गाड़ी लेकर आएगा वो। सुजाता विक्रम को फोन लगाती है, पर वो फोन उठाता ही नहीं। तभी सीमा वहां आती है और ससुर जी की हालत ऐसी देखकर फौरन उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए निकल पड़ती है। अरे बाबू, विक्रम को फोन मिला, उसे बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टरों से पहचान है। आपने मिलाया था ना फोन? फोन उठाया क्या जेठ जी ने? बड़ा डॉक्टर आएगा, बड़ा डॉक्टर आएगा, इस चक्कर में क्या तबीयत बिगड़ने देंगे हम बाबूजी की? एक बार पास के अस्पताल में ले चलते हैं, उसके बाद आपको विदेश से डॉक्टर बुलवाना हो तो बुला लीजिएगा। हॉस्पिटल में जब तक सीमा पहुंचती है, मोहित बेड अरेंज करवा देता है। हड़बड़ी में पवन को स्ट्रेचर पर लिटाया जाता है। अरे नर्स मैडम, मेरे रोशन को बुला दीजिए, वो विदेश में रहता है, उसे बहुत जानकारी है। ये मोहित गलत इलाज करवा देगा मेरा। जब मोहित देखता है कि उसके पापा क्या चाहते हैं, तो वो फौरन विक्रम और रोशन को बारी बारी से फोन मिलाता है।
देखिए देवर जी, बात यह है कि माँ जी और बाबूजी के साथ रहने का फैसला आपने किया था, हमने तो आपको जबरदस्ती नहीं की थी। अब हम आए हुए हैं अपनी बेटी की खुशी में शरीक होने में। ऐसे में पता चला वहाँ बाबूजी को कुछ हो गया तो हमारी बेटी का तो सगुन बिगड़ जाएगा ना। भगवान न करे अगर कुछ 19-20 हो भी गया तो इस बीच में हमें फोन मत कीजिएगा, ओके? यहाँ से इंडिया की फ्लाइट के दाम पता है आपको भैया? कोई मजाक है क्या? वैसे भी मेरे बेटे की ग्रेजुएशन का रिजल्ट है, मैं कोशिश करता हूँ आने की, बाकी बाबूजी ने सिखाया है, आत्मा उड़ते ही शरीर किसी काम का नहीं रह जाता। पवन को सिर्फ चक्कर आए थे, पर उसके दोनों बेटों ने उसे पहले ही मरा हुआ समझ लिया था। मोहित जैसे ही फोन नीचे रखता है, पीछे खड़ी सुजाता उसके कंधे पर हाथ रखती है। मेरा सबसे लायक बेटा। लीजिए बुआ जी, ये मेरे बनाए ब्रेड पकौड़े भी तो खाइए, और ये मेरी बनाई हुई पापड़ी चाट भी। तुम भी लो ना रिद्धि, तुम तो एकदम लकड़ी जैसी सूखती जा रही हो, थोड़ा ज्यादा खाना खाया करो। अरे भाभी, क्या आप दोनों ने खिला खिला कर हमें एक दिन में ही मोटा करने का प्लान बनाया है? सही कह रही है रिद्धि, हम दोनों का पेट तो एकदम भर गया है। अरे रमा, बड़ी अच्छी बहुएं हैं तेरी, कितना ख्याल रखती हैं सबका। अरे इतनी अच्छी है तो अपने साथ ले जाओ ना दीदी, वैसे भी मैं तंग आ चुकी हूँ दोनों से। हैं? ऐसा क्यों कह रही हो रमा, इतनी प्यारी प्यारी बहुएं तो हैं तेरी। अरे ये सब तो दिखावा है दीदी, दिखावा। पता नहीं अभी पिछले 2 घंटों से अब तक ये दोनों एक दूसरे से लड़ी कैसे नहीं, वरना तो हर वक्त मेरे सर पर चढ़कर एक दूसरे से लड़ती रहती हैं। अच्छा अच्छा, ऐसा क्या? रमा बुआ जी की बात का जवाब देती इससे पहले ही संगीता कहती है, क्या अभी माँ जी? अरे बुआ जी, ये माँ जी को तो मजाक करने की आदत है, आप इनकी बात पर ज्यादा ध्यान मत दीजिए। हाँ सही कहा संगीता ने, ये तो हमेशा ऐसे ही मजाकिया मूड में रहती हैं। भला आपको देख के लगता है कि हम कभी लड़ भी सकते हैं? नहीं नहीं, मुझे तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। वाह वाह, दोनों देवरानी जेठानी का प्यार तो देखो, कोई आ जाता है तो दोनों कैसे एकजुट हो जाती हैं, और इतना एकजुट हो गई कि मेरे खिलाफ ही बोलने लगी। अरे तुम सब अपनी सास बहू की नोकझोंक बंद करो और चलो जरा मेरा हाथ धुलवा दो। हाँ हाँ बुआ जी, चलिए रसोई में ही चलकर हाथ धो लीजिए, वो आज वॉश बेसिन नल थोड़ा खराब हो गया है। अच्छा ठीक है जी, चलो हम रसोई में ही हाथ धुल लेंगे, उसमें क्या। हाँ हाँ मैं भी चलती हूँ माँ, मेरा भी खाना बस हो ही गया। अरे तुम तो बहुत कम खाती हो रिद्धि, खैर आओ हमारे साथ आओ। पुष्पा बुआ जी और रिद्धि को रसोई में ले जाती है और पीछे से संगीता सब जूठे बर्तन ले आती है, लेकिन रसोई को देखकर बुआ जी कहती हैं, हाय इनकी रसोई तो देख रिद्धि। हाँ माँ। बुआ जी का ऐसा व्यंग सुनकर तो संगीता और पुष्पा दोनों दंग रह जाते हैं, मगर वो कुछ कहते इससे पहले ही रिद्धि कहती है, अरे माँ जल्दी घर चलो, मेरे कॉलेज से नोटिस आई है कि मुझे एक प्रोजेक्ट बनाना है, चलो ना जल्दी चलो। अच्छा अच्छा चल रिद्धि। हाथ धोकर रिद्धि और उसकी माँ वहां से चले जाते हैं और संगीता पुष्पा एक दूसरे की शक्ल ताकती रह जाती हैं। ये क्या था दीदी, ये बुआ जी ने रसोई को देखकर ऐसा क्यों कहा कि हाय इनकी रसोई तो देखो? वही तो मैं भी सोच रही हूँ। दोनों देवरानी जेठानी रसोई को ध्यान से देखने लगती हैं। जरूर उन्होंने जूठे बर्तन देखकर बोला होगा, मैंने तुझे कहा था ना कि खाना बनाकर तुरंत जूठे बर्तन धो दिया कर। नहीं दीदी, मुझे तो लगता है उन्होंने ये जो आपने मसाले के डब्बे इस तरह से सजाए हुए हैं ना, उन्हें देखकर बोला। आखिर ऐसा कौन मसाले के डब्बे एक के ऊपर एक सजाता है? मैं तो हमेशा ही कहती थी कि ये इस तरह बड़े बेकार लगते हैं। लो अब दूसरों ने भी कहना शुरू कर दिया। बकवास मत कर संगीता, आजकल सब लोग इसी तरह से एक जैसे मसाले के डब्बे खरीदते हैं और एक के ऊपर एक सजा कर रखते हैं। मुझे तो लगता है तूने ये जो फ्रिज का ऐसा हाल किया है ना, इसमें ये देखो कितने सारे अजीब अजीब से स्टिकर और पता नहीं क्या क्या लगा रखा है। अरे ये पेंटिंग मैंने खुद बनाई है दीदी, और ये इस फ्रिज पर एकदम सुंदर लगती है। आपका ही टेस्ट खराब है अगर आपको ये फ्रिज की डेकोरेशन अच्छी नहीं लग रही है तो। संगीता ने फ्रिज पर अपनी बनाई हुई छोटी छोटी पेंटिंग और स्टिकर्स लगा रखे थे। वहीं पुष्पा ने रसोई के मसालों के डिब्बों को अजीब ढंग से सजा रखा था। उनकी लड़ाई की आवाजें सुनकर उसकी सास रमा वहां आ जाती है। अरे क्या चल रहा है? जानती ही थी मैं, जैसे ही मेहमान जाएंगे वैसे ही तुम लोगों का ये लड़ाई झगड़ा फिर से शुरू हो जाएगा, हर बार की तरह। अरे नहीं माँ जी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपको पता है बुआ जी ने रसोई को देखकर क्या कहा?
ऐसा क्या कह दिया कि तुम दोनों बिल्लियों की तरह एक दूसरे से खिसियाने लगी? उन्होंने रसोई को देखा और ऐसे कहा, हाय इनकी रसोई तो देखो, और फिर चली गईं। है? ऐसा कहा? ये तो बड़ी अजीब बात है। हाँ माँ जी, इसलिए हम ये सोच रहे थे कि उन्होंने रसोई में क्या देखकर ऐसा बोला होगा। अरे मुझे तो लग रहा है कि उस वक्त तुम दोनों यहाँ रसोई में खड़ी थी ना, इसलिए उन्होंने तुम दोनों को देखकर ही बोला होगा कि छी छी, हाय इनकी रसोई में खड़ी इनकी बहुओं को तो देखो। माँ जी, ये मजाक का वक्त नहीं है, हम बहुत सीरियस हैं। मुझे तो पूरा यकीन है ये जो फ्रिज की हालत है ना, इसलिए बुआ जी ने रसोई को देखकर ऐसा कहा होगा। अरे अगर उन्हें रसोई इतनी बुरी लगी तब तो वो बाहर जाकर दूसरों को भी बताएंगी और फिर समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी। फिर सब बोलेंगे कि हाय रमा के घर की रसोई तो देखो। अच्छा, ऐसा कहेंगे? हाँ माँ जी, ऐसा ही कहेंगे। लेकिन दीदी, बुराई फ्रिज में नहीं, उन मसालों के डब्बों में है। और ये देखिए, आपने ये चूल्हा किस तरह से साफ किया हुआ है, ये तो इधर होना चाहिए था, फ्रिज के पास। दोनों बहुएं फिर से एक दूसरे से बहस करने लगती हैं। अरे अरे, अब अगर तुम्हें पता चल ही गया है कि रसोई में दिक्कत है तो ऐसे बिल्लियों की तरह लड़ने के बजाय उसे ठीक कर दो ना। क्या ये ज्यादा आसान नहीं होगा? हाँ, अब और क्या ही कर सकते हैं, यही करेंगे। चलो सबसे पहले तो दीदी आप बर्तन धो दीजिए, अभी वहीं से शुरू करते हैं। अच्छा, तो तुम ऑर्डर दोगी और मैं काम करूं? तुम मुझे क्या बता रही हो? अरे इतना ही है तो तुम जाओ ना बर्तन धोने। बस बस, आपकी इन्हीं हरकतों के कारण आज एक बाहर वाला आया और हमें ऐसा बोलकर चला गया। अगर आप मेरी बात मानकर ठीक से काम करें तो ऐसा कभी ना हो, लेकिन आपको तो सुननी ही नहीं है। अरे सिर्फ उम्र से बड़ी होने से कुछ नहीं होता, जो ज्यादा समझदार हो उनकी बात सुननी चाहिए। अरे तो मैं तेरी बात क्यों सुनूं? तू कौन सी समझदार है, और आज तक तेरी जैसी बहानेबाज नहीं देखी मैंने। चल ठीक है, बर्तन मैं धुलती हूँ, लेकिन तुम जाओ और अभी के अभी सारे डब्बे हटाओ और उन्हें दूसरी तरीके से रखो। ठीक है, अभी करती हूँ। पुष्पा बर्तन धुलने लगती है और संगीता सारे डब्बे उठाकर इधर उधर कर देती है। ये देखिए ना दीदी, क्या ये अब ठीक लग रहे हैं? नहीं, अभी तो एकदम बेकार लग रहे हैं, इससे अच्छा तो पहले ही था। पुष्पा की बात सुनकर संगीता फिर से डब्बों को उल्टा सीधा करके अलग अलग तरीके से रख देती है और फिर पुष्पा से पूछती है, अच्छा अब कैसा लग रहा है? ओफो, अब तो पहले से भी गंदे लग रहे हैं। हाँ हाँ, अब तो मुझे लग रहा है कि आप ही मेरे काम में जानबूझ के नुक्स निकाल रही हैं दीदी। अब जरा अपने बर्तनों को देखिए, उन्हें ठीक से धोइए, उसमें साबुन लगा रह जा रहा है। दोनों बहुएं एक एक करके रसोई का हुलिया बदलने में लग जाती हैं। यार ये सब्जियां ना यहाँ एकदम बिखरी सी हैं, इन्हें धोकर फ्रिज में रख देना चाहिए। बल्कि मैं तो कहती हूँ अगर इन्हें काट कर फ्रिज में रख दे, फिर अगर अगली बार कोई मेहमान आया और उसने फ्रिज खोल कर देखा तो सोचेगा कि वाह कितने अच्छे से सब्जियां काट रखी हैं। अरे हाँ, ये तो बहुत सही बात कह रही हैं आप दीदी, अब आपका दिमाग ठीक चल रहा है, ऐसे ही और अच्छी अच्छी चीजें सोचिए। थैंक यू। अच्छा, और मैं क्या कहती हूँ, अगर हम बर्तन वाला स्टैंड यहाँ से हटाकर वहाँ कर दे तो हमारी रसोई में ऐसा लगेगा कि बहुत ज्यादा जगह है। क्या कहती हैं? अरे हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर उसके लिए ना एक काम करना पड़ेगा, हथौड़ा लाकर कील वहाँ उस कोने में ठोकनी पड़ेगी, तभी ये स्टैंड वहाँ पर लग पाएगी। हाँ तो मैं अभी लेकर आती हूँ ना, रुकिए आप, बस मैं अभी आई। आज तो चाहे जो हो जाए, रसोई की हालत तो ठीक करके ही रहूंगी। संगीता स्टोर रूम से हथौड़ा लेकर आती है और फिर दोनों देवरानी जेठानी रसोई की ठोक पीटी और मरम्मत में लग जाती हैं। जब रमा आकर उन्हें देखती है तो कहती है, अरे ये सब क्या हो रहा है? सामान इधर उधर करके रखने तक तो ठीक था, मगर ये कील ठोकना? अरे आज के आज तुम दोनों रसोई का रेनोवेशन कर ही डालोगी क्या? और क्या मम्मी जी, अब बात हमारे ईगो पर आ गई है, हम रसोई की हालत को आज के आज सुधारेंगे, फिर चाहे उसके लिए हमें आधी रात तक ही क्यों ना जगना पड़े। अरे तो फिर रात के खाने का क्या होगा? वो हमें नहीं पता, आप ऐसा करिए, मनीष जी को फोन करके कह दीजिए कि वो खाना बाहर से पैक करवा कर ले आएंगे। वाह, ये बुआ जी ने तो अच्छा खासा लंबा खर्चा बिठा दिया, बेवजह ही उन्होंने तुमसे वो बात कही, अब उनके चक्कर में हमें बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। रमा बड़बड़ाकर वहां से चली जाती है और थोड़ी देर बाद हरीश और मनीष भी बाहर से खाना पैक कराकर घर आ जाते हैं। ये लो माँ, आपने खाना पैक करवा कर लाने को कहा था ना, मैं ले आया। लेकिन ये सब क्यों कर रहे हैं? आपने बाहर से खाना क्यों मंगवाया? यहाँ अपने घर में कोई तूफान आया है क्या? अरे बेटा, घर में नहीं, सिर्फ रसोई में। ये दोनों वीरंगनाएं आज रसोई का हुलिया बदलने में लगी हैं। हैं? अरे मगर क्यों? और वो भी इस वक्त? ऐसी भी क्या जल्दी थी कि पहले खाना भी नहीं बनाया और ये सब करने में लग गई?
वो तो तुम इन्हीं दोनों से पूछो। मैं तो थक चुकी हूँ इस घर के तमाशे देख देख कर। मेरा तो मन करता है कि पहाड़ों पर जाकर बस जाऊं ठंडी हवा में। ओफो माँ, क्या आप भी कैसी बातें करती हो। और पुष्पा, संगीता, अरे बताओ भी आखिर क्या बात है। अरे वो आज बुआ जी और रिद्धि घर पर आए थे और आपको यकीन नहीं होगा कि उन्होंने हमारी रसोई देखकर क्या कहा। क्या? ऐसा क्या कहा? बताओ। उन्होंने कहा, मैं बताती हूँ जेठ जी। उन्होंने कहा कि हाय, इनकी रसोई तो देखो। सोचिए। हाँ तो इसमें कौन सी बात हो गई? लो जी, अरे बात कैसे नहीं हुई, इतनी बड़ी बात हो गई ये। कोई आकर हमारे ही घर में हमारी ही रसोई को बुरा कहकर जाता है भला। अरे तो उनको अलग तरह की रसोई पसंद होगी, इसलिए उन्होंने कह दिया। अब इसमें अपने घर में तूफान लाने की भला क्या जरूरत थी? तुम औरतें भी ना कुछ भी करती हो, वाकई में। हरीश की बात संगीता और पुष्पा दोनों को ही पसंद नहीं आई। देखिए, आपको तो घर पर रहना ही नहीं होता, ना ही घर के एक भी काम करने होते हैं, तो आपको क्या ही फर्क पड़ेगा हमसे। लेकिन हम अपने काम में एकदम निपुण हैं और आप ये कभी नहीं समझेंगे। छोड़िए दीदी, इन लोगों से बहस करके हम अपना समय ही बेकार कर रहे हैं। चलिए हम चलकर वापस से रसोई ठीक करने में लग जाते हैं। सही कहा। वाह वाह, जरा एक तो देखो इनकी। वैसे तो एक दूसरे को फूटे आंख नहीं बर्दाश्त कर पाती, लेकिन आज किसी तीसरे ने कुछ कह दिया है तो दोनों एक हो गई हैं। गजब। अरे क्या गजब हो गया, हमें भी तो बताओ। पीछे से बुआ जी घर में आ जाती हैं और उन्हें वहां देखकर सब चौंक जाते हैं। अरे दीदी, आप क्या हुआ? आप वापस आई, वो भी इतनी रात को? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ हाँ, सब ठीक है रमा। वो दरअसल बात ये है कि रिधि को जो प्रोजेक्ट अचानक से बनाना था ना, उसके लिए कुछ सामान चाहिए था और घर पर सामान था नहीं। रात काफी हो गई थी तो हमारी तरफ की सब दुकानें बंद हो गई थी, इसलिए मुझे यहाँ वापस आना पड़ा। और जब तक दुकान वाला सामान निकाल रहा था, मैंने सोचा मनीष और हरीश से मिल लूं। दिन में मिली नहीं थी ना। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया बुआ जी। वैसे दिन में आपने जो भी किया था ना, उसका खामियाजा हम अभी तक भुगत रहे हैं। क्या क्या मतलब बेटा? मैंने क्या कहा? अरे अरे कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही कुछ भी बोलता है। आप इसकी बात मत सुनिए दीदी, और आइए बैठिए। अभी अभी मनीष और हरीश बाहर से खाना पैक करा कर लाए हैं, आप भी हमारे साथ ही खाकर जाइए। क्या? मगर खाना बाहर से क्यों? ये अपनी रसोई में क्यों नहीं बनाया खाना? बुआ जी की नजर अचानक से रसोई पर पड़ती है और रसोई की हालत देखकर बुआ जी के तो होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या हो गया? बाप रे बाप! ये कुछ भी नहीं दीदी, वो आपने शाम को इन दोनों से कह दिया था ना कि हाय, इनकी रसोई तो देखो, इसलिए तब से ये रसोई को ठीक करने में लगी हुई है। हाँ, और अभी तक खाना भी नहीं बनाया है। बनाना तो छोड़ो, रसोई की हालत देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जो खाना बाहर से आया है उसे भी पैकेट में ही खाना पड़ेगा। अरे रे रे रे, ये क्या किया तुम दोनों ने? अरे तुमसे ये किसने कहा कि तुम्हारी रसोई खराब है? अरे उल्टा मैं तो तुम्हारी रसोई की तारीफ कर रही थी। बुआ जी की बात सुनकर सभी के होश उड़ जाते हैं। ये आप क्या कह रही हैं बुआ जी? आपने तारीफ कहाँ की? आपने ही तो कहा था ना, हाय इनकी रसोई तो देखो। हाँ, कहा तो मैंने यही था, लेकिन ऐसे नहीं जैसे तू कह रही है। मैंने तो खुशी से चौंकते हुए कहा था, हाय इनकी रसोई तो देखो कितनी अच्छी है। हर एक चीज कैसे जगह पर रखी हुई थी, मसालों के डब्बे कितने अच्छे से सजे हुए थे, सब्जियां एकदम ताजी धुली हुई हैं और फ्रिज पे कैसे प्यारे प्यारे स्टिकर्स लगे हुए हैं। कितनी साफ सुथरी रसोई है। वाह वाह, ऐसा कहा था मैंने और तुम लोगों ने क्या समझ लिया? हे राम, ये कैसी गलत फहमी हो गई, और इस जरा सी बात के चक्कर में इन दोनों ने सारा घर और सारी रसोई को सर पर उठा लिया है। अरे हद होती है ना। एक बार बुआ जी से कंफर्म तो करना चाहिए था कि वो कहीं तारीफ तो नहीं कर रही थी। क्या तुम दोनों भी? ओफो, इस सब चक्कर में कितनी अच्छे से रसोई सजी हुई थी, सारी की सारी गड़बड़ हो गई। दीदी आप तो कुछ बोलिए ही मत, क्योंकि ये सब आप ही के कारण हुआ है। सारी गलती आपकी ही है। हैं? क्या कहा? मेरे कारण? अरे मैंने क्या किया भला? ये सब गलतफहमी तो बुआ जी की वजह से हुई है ना? नहीं, जब बुआ जी ने वैसा कहा तो उनकी बात सुनकर आपने ही सबसे पहले कहा था ना कि बुआ जी ने गंदे बर्तन देखकर रसोई को बुरा कहा होगा। अगर आप ऐसा कहती ही ना तो ये सब नहीं होता। वाह 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 वाह, क्या लॉजिक निकाला है तूने संगीता। तो इन सब का मतलब ये हुआ कि तू एकदम मासूम है ना? तूने कुछ नहीं कहा। हाँ और क्या,
अरे क्या हाँ, तूने भी तो मेरी हाँ में बराबर हाँ मिलाई थी और फिर ये भी कहा था कि मसाले के डब्बे अच्छे से नहीं रखे, ये वो। दोनों बहुओं को बहस करते देखकर रमा कहती है, लो अब नई कहानी शुरू। अरे अब ये सब बंद करो और जरा साफ सफाई करके रसोई को एकदम ठीक करो पहले जैसा। हैं? अरे अब हम कुछ नहीं कर पाएंगे माँ जी। हाँ, बहुत थकान हो रही है, कमरे की तो हालत खराब है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब सब सुबह ही होगा, अब तो हम खाना खाकर बस सो ही जाएंगे। ये सब सुनकर तो रमा को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन बुआ जी जोर से हंसती हैं। वाह 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 रमा, मान गए, बड़ी अलबेली है तेरी बहुएं। चलो भाई मैं तो चलती हूँ। जाते जाते बुआ जी घर के मंदिर की तरफ देखती हैं और हंसते हुए कहती हैं, हाय इनकी मंदिर तो देखो, और अपने घर चली जाती हैं। ये सब देखकर रमा के परिवार वाले एक साथ हंसते हैं।